अगली सुबह आर्या कॉलेज के लिए तैयार हो चुकी थी। जब वो नीचे आई तो उसने अगस्त्य को पूरी तरह से तैयार अपने असिस्टेंट के साथ खड़ा देखा। वो किसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे। भाई, वो तेज आवाज में बोली और उनके पास चली गई। नित्या जी जो डाइनिंग टेबल पर सविता आंटी के साथ मिलकर नाश्ता लगा रही थी, उन्होंने जब आर्या को जल्दबाजी में सीढ़ियां उतरते देखा तो चिंता से बोली, बच्चा ध्यान से, आप गिर जाओगे। आर्या ने उन्हें स्माइल दी और प्यार से बोली, मॉम मैं बच्ची नहीं हूँ और अगर गिरी भी तो हर बार की तरह आप लोग हो ना मुझे संभालने के लिए। नित्या जी ने सर हिलाया और कहा, हम तो है, फिर भी तुम्हें देखकर चलना होगा, कहीं लग ना जाए। ओके मॉम, कहकर वो अगस्त्य के पास गई और बोली, भाई, मिस्टर राणावत ने 2 दिन बाद सगाई का मुहूर्त निकाला है। क्या आप तब तक आ जाओगे? क्या ये बात तुम अब मुझे बता रही ही? भाई मुझे कल ही पता चला। अभीर भाई भी जानते हैं। उसी वक्त अभीर और आकृति भी नीचे आए। उन्होंने आर्या की बात सुन ली थी। आर्या तुम सच में सीरियस हो? अभीर ने बिना भाव के उससे सवाल किया। भाई, मैं श्योर हूँ, वैसे भी हमें सगाई करनी ही थी और जैसी आप और डैड करना चाहते हैं वैसी ही होगी। मिस्टर राणावत को ज्यादा भीड़ पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने इसे प्राइवेट रखने के लिए कहा था और सही भी है, इससे हमारी जोड़ी को नजर भी नहीं लगेगी। आर्या ने हंसते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। अगस्त्य तुम जल्दी आने की कोशिश करना। 2 दिन में अपना काम पूरा कर लेना, फिर तीसरे दिन तुम्हें वापस आना है। हमारी बहन की लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। अभीर ने उसे याद दिलाया, जिस पर अगस्त्य ने हाँ में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद सभी ब्रेकफास्ट करके अपने अपने काम के लिए निकल गए। आर्या ने जैसे ही कॉलेज में कदम रखा, उसे देखते ही सन्नाटा पसर गया। जो स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे वो रुक गए और उसे देखने लगे। कल जो साची के साथ हुआ था वो बात जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। कुछ उसे एडमिरेशन से देख रहे थे तो कुछ उसे गुस्से से, क्योंकि उसने उनकी क्लास ए की स्टूडेंट को सबके सामने बुली किया था। लेकिन आर्या को उनके घूरने और वो क्या सोच रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बिना किसी पर ध्यान दिए आगे जा रही थी। उसी वक्त कोई उसके सामने आ गया। आर्या की आंखें सिकुड़ गई अपने सामने खड़े लड़के को देखकर। वो अपनी ठंडी टकटकी लगाए उसे घूरती रही। वो लड़का हंसा और बोला, क्या बात है मिस ठाकुर, तुम भी अपने भाइयों की तरह दबंग निकली। तुम तो 2 दिनों में ही कॉलेज में फेमस हो गई और इस कॉलेज की सबसे घमंडी लड़की को सबक भी सिखा दिया। बोलते हुए वो तालियां बजाने लगा। लेकिन उसकी तारीफ से आर्या को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बिना भाव के कहा, अगर आपका बोलना हो गया हो तो मेरे सामने से हटेंगे। उसकी सटीक बात को सुनकर लड़के की हंसी जम गई और वो फीकी हंसी के साथ बोला, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुम्हें पहले दिन मिला था जब तुम्हें तुम्हारा बड़ा भाई छोड़ने आया था। आर्या ने अपनी आईब्रो उचकाई और बोली, तो क्या? तो मैंने कहा था ना कि मेरे बड़े भाई और तुम्हारे बड़े भाई दोस्त थे और मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। तुम मेरे जान पहचान की हो और मेरे होते तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। हमारी जोड़ी खूब जमेगी। हम इस कॉलेज पर रूल करेंगे साथ मिलकर। सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आर्या ने बिना भाव के कहा और उसके बगल से होकर चली गई। छोड़ गई उस लड़के का मजाक बनाकर। अचानक से एक ग्रुप जो छुपा हुआ था हंसते हुए बाहर आया और उस लड़के के कंधे को पकड़कर बोला, हे प्रियांक, लगता है आज पहली बार किसी ने तुम्हारे चार्म को डाइजेस्ट कर लिया बिना अपनी हालत खराब किए। प्रियांक ने घूर कर उस लड़के को देखा और उसके हाथ को अपने कंधे से झटक कर बोला, तुम मेरा मजाक उड़ाने का एक मौका नहीं छोड़ते। ठीक है, मैं तुम्हारा मजाक हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन इस लड़की ने मुझे रिजेक्ट करके अच्छा नहीं किया।
बहुत घमंड है इसे खुद पर, लेकिन इसका ये घमंड तो मेरी बहन तोड़ेगी। तुम्हारी बहन? उनके ग्रुप के तीसरे लड़के ने पूछा। हाँ, मेरी बहन। वो अब्रॉड से आ गई है और उसका ट्रांसफर भी इसी कॉलेज में हुआ है। वो 2 दिन बाद कॉलेज ज्वाइन करेगी। पर प्रियांक, वो तो हमेशा से अब्रॉड में ही पढ़ी है, फिर अचानक से इंडिया क्यों आ गई? जहां तक मुझे पता है उसे इंडियन लोगों से बहुत चिढ़ होती है और वो हमेशा इंडियन कल्चर को नीचा दिखाती है। उसके बेस्ट फ्रेंड जिसने उसका मजाक उड़ाया था, उसने कहा। हाँ, मेरी बहन को इंडिया पसंद नहीं है, लेकिन वो आ रही है क्योंकि हमारी फैमिली में हायर को लेकर कंपटीशन शुरू हो चुका है और किसे सबसे बेस्ट चीज मिलेगी ये उसके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। वो भी अब्रॉड का बिजनेस चाहती है, जिसके लिए उसे यहाँ काम करके दादाजी को अपनी कैपेबिलिटी बतानी होगी। ओह, ये बात है। तो तुम भी इस कंपटीशन में हो, है ना? उसके बेस्ट फ्रेंड ने फिर से पूछा। हाँ, मेरे और भी भाई बहन हैं और उन्हें पीछे छोड़ने के लिए मुझे सबसे बेहतर दिखना होगा। यही तो वजह है कि मैं इस ठाकुर फैमिली की प्रिंसेस से फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, लेकिन इसने मेरे मुंह पर ही मुझे रिजेक्ट कर दिया, जिस बात की मैंने उम्मीद नहीं की थी। अब मैं सब समझ गया कि क्यों तुम उस मिहिर की बहन को इम्प्रेस करने में लगे हो। सही भी है, वो इंदौर की 2 सबसे अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, जिसका बिजनेस इंडिया में टॉप पर आता है। लेकिन ये मछली इतनी जल्दी जाल में नहीं फंसेगी। प्रियंक ने उस दिशा में देखते हुए कहा जहां से आर्या गई थी। वहीं जब आर्या अपनी क्लास में पहुंची तो पायल ने उसे देखते हुए खुशी से हाथ हिलाया। वो भी मुस्कुराते हुए उसके साथ बेंच पर बैठ गई। वहीं उनके बगल वाली बेंच पर बैठ तुषार, जो हर बार लेट आता था, आज जल्दी ही आ गया था। वो एकटक आर्या को ही घूर रहा था। सबको ये लग रहा था कि वो इस नई आई लड़की से किसी अलग ढंग से बदला लेगा, इसलिए वो उस दिन का इंतजार ही कर सकते थे। तभी एक लड़की तेज आवाज में बोली, फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि हमें ध्यान रखना चाहिए, कहीं कॉलेज ब्यूटी को हमारी वजह से कोई परेशानी का हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो कल सांची की जगह हम होंगे। तुम्हें पता है, कल के टॉर्चर के बाद वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गई कि उसने कॉलेज आने से भी मना कर दिया। अब पता नहीं बेचारी कब तक ठीक होगी। उसकी इस बात ने सभी स्टूडेंट का ध्यान खींचा, लेकिन तभी एक लड़का जिसने बड़े बड़े गोल चश्मे पहने हुए थे, वो उठकर बोला, तुम्हें उस पर दया आ रही है क्योंकि तुम भी उसी की तरह हो। जब हम गरीब स्टूडेंट को वो मेंटली टॉर्चर करती है, तब तो तुम जैसे अमीर बाप की औलाद कुछ नहीं बोली, और जब उस लड़की को उसके टक्कर की लड़की मिली तो तुम उसे सुना रही हो और यहाँ सिंपैथी कार्ड खेल रही हो। हाँ हाँ बिल्कुल, सबसे ज्यादा उस सांची जायसवाल ने हमारी क्लास बी को परेशान किया है, क्योंकि इस क्लास में ज्यादा बच्चे स्कॉलरशिप वाले हैं और उसे गरीब लोगों से नफरत है। रही बात इस लड़की की, तो ये खुद को उसकी चापलूसी करके ही तो बचाती थी, बदले में इसे वो महंगे महंगे गिफ्ट देती थी। एक दूसरी लड़की ने भी खड़े होकर कहा, वो चबी थी और दिखने में गुस्सेल लग रही थी। पूरी क्लास उस लड़की के खिलाफ हो गई। तभी इंग्लिश टीचर अंदर आई और इतना शोर देखकर गुस्से से बोली, क्या हो रहा है यहाँ? और तुम तानी क्यों खड़ी हो इस तरह? तानी वही लड़की थी जो सांची की तरफदारी कर रही थी। वही बाकी के दोनों स्टूडेंट ने पहले ही टीचर को देख लिया था, इसलिए वो जल्दी से बैठ गए थे। तानी जो सर झुकाए खड़ी थी, क्योंकि पूरी क्लास ने उसे अजनबी बना दिया था। उसने आसपास देखा तो उसके अलावा कोई भी खड़ा नहीं था। टीचर, वो मेरी बेंच पर कुछ था इसलिए उसे ही देखने के लिए खड़ी हो गई थी, लेकिन अब सब ठीक है। ये कहकर वो बैठ गई। फिर सबसे एक साथ उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। उन्होंने बच्चों को खड़े होकर विश करने से मना किया था, क्योंकि उन्हें लगता था ये बस एक फॉर्मेलिटी है। इंग्लिश टीचर टाइम को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थी और वो 1 मिनट भी फालतू में वेस्ट करना पसंद नहीं करती थी।
स्टूडेंट्स अपनी टेक्स्ट बुक निकालो और जिसके रोल नंबर को मैं अटेंडेंस लेते हुए 2 बार बुलाऊंगी वो रीड करेगा। आज आपकी क्लास टीचर लीव पर है, इसलिए अटेंटिव रहे। मैं आपकी अटेंडेंस लेने वाली हूँ, उसी के साथ रीडिंग भी स्टार्ट रहेगी। अपनी बात कहने के बाद उन्होंने फर्स्ट रोल नंबर को ही 2 बार पुकारा और बुक रीडिंग स्टार्ट हो गई। दूसरी तरफ अंडरग्राउंड पब के अंदर एक आदमी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह छुपते हुए जा रहा था। कोई उसे देखता उससे पहले ही वो धुएं की तरह गायब हो जाता। अवंतिका आज फिर वहां मौजूद थी। वो हर्ष से बहस करके सीधा यही विकराल के पास आ चुकी थी। तुमने मुझसे कहा था कि कोई तो रास्ता निकालोगे उस आर्या से निपटने का, लेकिन क्या हो रहा है? वो दोनों फिर से साथ आ गए हैं। तुम्हारे कहने पर मैंने उसे नकली वीडियो दिया जिसमें उसकी माँ तो असली है लेकिन दिखाई जाने वाली जगह नकली। जैसा सोचा था वो गोवा में अपने आदमियों को भेज चुका है, पर उसने मेरी दूसरी शर्त नहीं मानी। अवंतिका बेरहमी से अपने बालों को खींचते हुए बोली, तुम इतनी जल्दी पागल नहीं हो सकती। वैसे तुम जाल बिछाने में काफी अच्छी हो, देखो आनिक्य को भी धोखा दे दिया। उसे भी शक नहीं हुआ कि वो जगह नकली है, उसमें बैकग्राउंड को चेंज किया गया है। विकराल टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, पर मैं चाहती थी उसे पता चले और वो फिर से मेरे पास आए, लेकिन नहीं। जैसे ही उसे एक सबूत मिला उसने मुझे धोखा दे दिया। अवंतिका गुस्से से बोली, तुम्हें मैंने इतनी अच्छा आइडिया दिया था, यहाँ तक कि उसकी माँ के बारे में भी बताने का रिस्क लिया, फिर भी तुम उन दोनों को अलग नहीं कर पाई। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे लिए उस जैसी मामूली लड़की को संभालना इतना मुश्किल होगा। विकराल ने अवंतिका का मजाक उड़ाते हुए कहा। वो चिढ़ गई और गुस्से से बोली, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और मेरा साथ दो, क्योंकि मुझसे ज्यादा तो तुम्हें उस लड़की से चाहिए है। उनकी बातें चल ही रही थी, तभी अवंतिका का फोन बजा। जब उसने स्क्रीन को देखा तो ये उसका भाई था। उसने एक गहरी सांस ली और कॉल उठा लिया। अवंती, तुम कहाँ हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से हर्ष की फिक्र भरी आवाज आई। अवंतिका हंसी और तिरछा मुस्कुराकर बोली, भाई भाई, आप सच में मेरे अपने हो या फिर उस आर्या के प्यार में आप हमारा खून का रिश्ता भी भूल चुके हैं? हर्ष ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और प्यार से बोला, अवंती, हमारा रिश्ता खून से भी गहरा है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी बर्बादी की तरफ नहीं बढ़ने से सकता। अगर आर्या को कुछ हुआ तो आनिक्य तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे तुम उसके प्यार को मारकर पा सकती हो। हाँ, भाई, आपको क्या लगता है मैं इसके बारे में सोचती भी हूँ? द ग्रेट आनिक्य राणावत मुझे ना भी मिले, लेकिन मैं उसे आर्या को भी हासिल नहीं करने दूंगी। अगर मेरा प्यार अधूरा होगा तो उन्हें भी पूरा तो हरगिज नहीं होने दूंगी। अपनी बात कहने के बाद उसने बिना दूसरी तरफ की बात सुने कॉल कट कर दिया। वहीं पब में छुपी वो परछाई जो इतने दिनों से उन पर नजर रख रही थी, एकदम से वहां से जैसे आई थी छुपते छुपाते उसी तरह वहां से चली गई। वो परछाई सीधे एक बड़ी सी बिल्डिंग के टेरेस पर जाकर रुकी। उसने सर झुका लिया। उसके सामने एक लंबा फिगर जिसका ऑरा बहुत ही खतरनाक था, वो पीठ करके खड़ा था। क्या खबर है? उस आदमी ने सर्द लहजे में पूछा। मास्टर, वो आपके खिलाफ कुछ प्लान नहीं कर रही है। उसकी दुश्मनी मिस ठाकुर से है, यहाँ तक कि उस अंडरग्राउंड पब के मालिक विकराल की भी दुश्मनी उनसे ही है। वो आदमी मुड़ा तो अब उसका अट्रैक्टिव ठंडा चेहरा सामने आ गया। मेरे होते हुए स्वीटहार्ट को कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि इस विकराल की मेरी आर्या से क्या दुश्मनी हो सकती है। जहां तक मुझे पता है वो कभी भी एक दूसरे से अनजाने में भी नहीं टकराए हैं। रहस्य इस बारे में पता करो, आखिर वो किस बात का बदला लेना चाहता है। ओके मास्टर। ये कहकर वो तुरंत वहां से गायब हो गया।
आनिक्य आसमान को देखते हुए गहरी सोच में चला गया। शाम का वक्त, आर्या रमेश अंकल के साथ घर लौट रही थी। तभी एकदम से कार रुक गई। क्या हुआ अंकल? आर्या, जिसका पूरा ध्यान फोन में था, अचानक कार रुकने पर उसने सवाल किया। आर्या बेटी, आगे ट्रैफिक लगा हुआ है, तुम यहीं बैठो, मैं पता करके आता हूँ कि क्या हुआ है। रमेश अंकल ने बाहर देखने से पहले कहा, फिर कार से निकलकर भीड़ की तरफ बढ़ गए। उनकी कार पुल पर रुकी हुई थी। वहां बहुत लंबा ट्रैफिक लगा हुआ था। आर्या भी खिड़की से बाहर झांककर स्थिति का अनुमान लगाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे एक झटका लगा और एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। बूम! तेज आवाज के साथ पुल टूट गया और पुल के बीचों बीच खड़ी गाड़ियां नीचे गहरी नदी में गिरने लगी। रमेश अंकल तेजी से भागे और जब उन्होंने उस गाड़ी को नीचे गिरते देखा जिसमें आर्या थी, तो उनकी सांसें अटक गई और वो घुटनों के बल बैठकर रोने लगे। चारों तरफ भगदड़ मच गई। पुल के बीचों बीच रास्ता टूटकर अलग हो गया और लोग दोनों छोर पर रह गए। लेकिन लकीली ज्यादा लोग कार में मौजूद नहीं थे, इसलिए पानी में गिरने वाले सिर्फ कुछ लोग थे, लेकिन उन्हें बचाना बहुत बड़ी बात थी। तेजी से पुलिस वहां पहुंची और मीडिया कर्मी भी अपनी रिपोर्ट देने लगे। रमेश अंकल जल्दी ही होश में आए और उन्होंने जल्दी से अभिमन्यु जी को कॉल किया। वहीं आनिक्य, जो ऑफिस में बीसी था, अचानक से उसे एक सिग्नल मिला जिसे देखकर उसकी सांसें ही अटक गई। वो तेजी से उठा और बाहर की तरफ भागने लगा। जब बार्क ने अपने मास्टर को बिना सोचे समझे इस तरह भागते देखा तो समझ गया जरूर बात मैडम से रिलेटेड होगी। उसने कार की चाबी ली और आनिक्य के पीछे भागा। अभीर को भी उसके गार्ड्स से पता चल चुका था। वो भी घबराते हुए ऑफिस से बाहर निकला और तेजी से कार चलाने लगा। धैर्य आर्या के पानी में कार के साथ गिरते ही अपनी कार से निकला और बिना सोचे समझे कूद गया। वो पानी में तेजी से बहाव के खिलाफ तैरते हुए अपनी मैडम की कार के पास पहुंचा, लेकिन वो खाली थी और उसमें पूरी तरह से पानी भरने की वजह से वो नीचे डूबती जा रही थी। मैडम यहाँ नहीं है तो अचानक से कहाँ चली गई, उसने सोचा और गहरे पानी में उतर गया।